हाँ नमस्ते। चंदा जी बैठिए। मास्क हटा दीजिए। आप उदयपुर से हैं? क्या कर रहे हैं अभी? पटवारी पद पर हैं। अपने बारे में बताइए कुछ। जी सर, मेरा नाम चंदा गोयल है। मैं गोविंदा तहसील के उदयपुर जिले से निवासी हूँ और मैंने पॉलिटिकल, पब्लिक और हिस्ट्री से बीए कर रखा है और पब्लिक में मैंने एमए कर रखा है। आपकी हॉबी सिलाई करना है? जी सर। ऐसा क्यों है? ये यूनिक सा है सिलाई करना। जी सर, बचपन से सर मुझे सिलाई का शौक था। मेरे दीदी कपड़े सिलते थे और इसके अलावा सर हमारी आर्थिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि हम ज़्यादा कपड़े अफोर्ड कर पाए, लेकिन पसंद था मुझे, तो ये नया नया सीख के पहनना भी पसंद था, तो आवश्यकता की जमी से इससे मैंने सिलाई सीखी। तो हॉबी आपकी मजबूरी रही है? मजबूरी नहीं सर, उस समय ज़रूरत थी, लेकिन अभी मेरी इच्छा और मन पसंद है। क्या आप कैसे सिलाई करते हैं? मैं सर लेडीज़ के अंदर सलवार सिलना पसंद करती हूँ, इसके अलावा फ्रॉक और राजपूती पोशाक। सिलाई से आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं आप महिला हैं, तो हॉबी का चयन भी आपने ऐसा ही किया है जो महिलाओं को पसंद होती है? पुरुष आज के समाज में सिलाई करना पसंद नहीं करते हैं, ऐसा क्यों है? माफ़ कीजिए सर, मैं आपकी इस बात से थोड़ा असहमत हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर प्रसिद्ध टेलर भी पुरुष हैं और वो भी महिलाओं के कपड़े सिलते हैं, तो पुरुष भी है टेलर काफ़ी ज़्यादा। कुछ नाम बताएं। माफ़ कीजिए सर, मुझे याद नहीं है। तो ऐसे कैसे पता चलेगा कि पुरुष भी हैं? मैंने जो सोसाइटी में अनुभव किया है, सिलाई करना महिलाओं के क्षेत्राधिकार में शामिल है। पुरुष इसमें जो है इस सीमा को लांघते नहीं हैं। अगर जब तक कि उनकी व्यावसायिक मजबूरी नहीं होती है, तब तक वो इस क्षेत्र में आना पसंद भी नहीं करते हैं। नहीं सर, वो एक शौक से भी करते हैं। कई डिज़ाइनर हैं जिन्होंने बड़ा नाम कर रखा है। नहीं, आप छोड़िए, उन बड़े बड़े स्तर पर छोड़िए। आप तो हमारी सोसाइटी की, जहाँ से आप आते हैं, गोगुंदा उदयपुर, वहाँ का क्या सीन है? क्या वहाँ पुरुष सिलाई करते जी हैं? सर, वहाँ पुरुष सिलाई करते हैं, वो महिलाओं के कपड़े भी सिलते हैं और पुरुषों के लिए भी सिलते हैं। तो आप महिला पुरुष समानता के पक्ष में हैं। जी सर। आप आपने बताया आप पटवारी पद पर कार्यरत हैं, तो पटवारी रहते हुए आपने हक तर्क के बारे में सुना होगा। हक तर्क एक तरीका होता है जिसके आधार पर कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों को दूसरों के लिए छोड़ देता है, समर्पित कर देता है। जानकारी है आपको? जी सर। उसमें आपने अनुभव किया होगा कि हक तर्क अधिकांशतः महिलाओं द्वारा किया जाता है पुरुषों के पक्ष में। क्या विचार है आपका? सर, हमारा सामाजिक ढांचा इस प्रकार से बना हुआ है, जहाँ पुरुष प्रधान समाज रहा हुआ है प्रारंभ से, तो महिलाओं को शादी करके अगले घर जाना होता है, तो वो कई बार अपना हक अपने भाई को देके चले जाते हैं। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सर समाज बदल रहा है और महिलाओं की इच्छा पर निर्भर करता है। ये वो चाहे तो अपना हत्या करे। नहीं, इच्छाओं पे नहीं है, आज तो मजबूरी हो गई है। अगर महिला अपना हक त्याग नहीं करेगी तो जाहिर है कि भाइयों से मिलने वाला जो पारिवारिक सम्मान है वो उन्हें नहीं मिलेगा, और जो सामाजिक कार्यक्रम हैं उसमें महिलाओं के लिए पुरुषों की, उनके भाइयों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में महिला के लिए तो ये मजबूरी हो जाती है कि वो अपना हक जो उसको मिला है उसको त्याग दे और अपने भाइयों का प्रेम और स्नेह और जो पिता का जो परिवार का जो हिस्सा है वो स्नेह और प्रेम के रूप में प्राप्त करें। तो मुझे लगता है कि ये महिलाएं जो हैं बिल्कुल अपने भाइयों पे, पिता पे, पति पे ही निर्भर रहती हैं। इसी कारण से वो सामान्यतः हक त्याग कर देती हैं। सर, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। प्राचीन काल में ऐसा अवश्य होता था जब महिलाएं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और उनके अधिकारों की बात नहीं होती थी, लेकिन वर्तमान समाज बदल रहा है। महिलाएं अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हैं और उन्हें किसी पर निर्भर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो वो अपनी इच्छा से हत्या करती है। आपने इस प्रक्रिया को अपनाया है कभी? जी सर। क्या होती है, कैसे होती है प्रक्रिया? इसमें से सर्वप्रथम विरासत होती है। जब उनका पैतृक हिस्सा होता है तो उन सभी भाई बहनों में या उनके माता भी अगर जीवित हैं तो उनके हिस्से में भी जाता है, और तत्पश्चात यदि बहन आवश्यक समझे और बहन को लगता है कि मुझे मेरे भाई के पक्ष में अब क्या करना है, तो फिर वो एप्लीकेशन लेकर तहसीलदार महोदय के समक्ष पेश होते हैं सभी, और फिर उनसे पूछा जाता है कि क्या आप लोग अपनी इच्छा से कर रहे हैं या फिर आप लोग का दबाव है, तो वो अपनी स्वीकृति देती है सर, तब जाके होता है। कभी ऐसा अवसर आया जब उसने कहा है कि हाँ मुझ पर दबाव है? नहीं, ऐसा होता नहीं है सर मोस्टली, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो तहसीलदार महोदय उस हत्या को स्वीकृत ही नहीं करते हैं। तो आपको लगता है कि पहले से ही, आपके ऑफिस में आने से पहले से ही
वो सारी चीज़ें वहाँ पर उनके परिवार के सदस्यों के साथ सेटल हो जाती हैं, उनकी आपसी सहमति। सहमति हो जाती है, और सहमति में कहीं ना कहीं दबाव काम करता है। सर मैं इसको दबाव नहीं मानती हूँ, उनकी व्यक्तिगत इच्छा होती है, मैं समझती हूँ। ठीक है, ये जो हक तर्क होता है, ये कौन से अधिनियम के तहत होता है? ये सर काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत। कन्फर्म है आप? जी सर। आपका? ठीक है, आपने बीए किया है और एमए किया है। बीए में क्या क्या सब्जेक्ट्स बताया आपने? मेरे सर इतिहास है, राजनीति विज्ञान है और लोक प्रशासन। ठीक है, और फिर आपने एमए भी किया है, वो लोक प्रशासन में किया। जी सर। कहाँ पर पोस्टेड हैं अभी आप? जगह कौन सी बताइए? जी सर, उदयपुर जिले में गोविंदा तहसील। वहीं पर आप पटवारी पद पे जी। कार्यरत हैं। अच्छा, आप कृषि और किसानों से भी जुड़े हुए हैं, तो एक पीएम कुसुम योजना है, जी सर। तो क्या है ये योजना, किस प्रकार से काम करती है, क्या इसके उद्देश्य हैं? जी सर, इसमें सिंचाई से संबंधित पाइपलाइन संबंधित योजना क्या है। पूरा नाम क्या है योजना का? कुसुम योजना सर मैं अभी ज़्यादा याद नहीं कर पा रही हूँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। ठीक है, ये है ना प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, बता क्या है ये योजना? कौन सा सर एक बार रिपीट करेंगे? कुसुम योजना के बारे में इसका पूरा नाम बताया मैंने। जी, तो इसमें सर यही है, पाइपलाइन बिछाने संबंधित उनको सब्सिडी दी जाती है, और उसके अलावा सिंचाई संबंधित सर प्रोत्साहन देते हैं। इसके बारे में मुझे नहीं जानना। आपने ये जो बताया ये श्योर है कि ऐसा है इसमें, आपने? मैंने पढ़ा है सर आखिर सर। ठीक है, और अभी जो कृषि कानून बने उनके बारे में बहुत विरोध भी हो रहा है, तो क्या है वो विरोध का कारण क्या है? कृषि कानून क्या है और विरोध के कारण क्या है, और आप उसको किस प्रकार से समाधान सोचती हैं? जी सर, कृषि कानून सर ये मूल्य संवर्धन और उपज से संबंधित है, जिसमें पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इसमें ये होता है कि अधिक जो उपज होती है उससे संबंधित कृषक चाहे तो पहले किसी बड़े व्यापारी से टाई कर सकता है, ताकि वो अपनी जो फसल आएगी उसको उन्हीं को बेचेंगे। तो इसके अंदर सर जो बाद में विवाद होते हैं वो नहीं होंगे, एक चीज़ ये है। और इसके अलावा सर ये है कि जो अधिक उपज है उसको एक खाद्य प्रसंस्करण के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं बाद में, क्योंकि भारत जब आज़ाद हुआ था उस समय भारत में इतना अनाज नहीं होता था, तो भारत को आयात करना पड़ता था। लेकिन वर्तमान में भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर है, और अपना अतिरिक्त अनाज को वो सड़ जाता है या खराब हो जाता है, बिकने में से रह जाता है, तो उसका सही उपयोग हो पाएगा। और इसके अलावा से जो कृषि व्यापार मंडियाँ हैं उससे संबंधित है, जिसमें कृषि व्यापार मंडियों में ही काउंट होता है कि वो वहीं बेचेंगे, तो उसमें सर आड़तियों के माध्यम से उनको एग्जैक्ट मूल्य नहीं मिल पाता है उत्पाद का, तो इनके माध्यम से कृषक बाहर भी, राज्य के बाहर भी बेच पाएंगे अपने अनाज को। और इसके साथ एक और सर आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020, जिसमें वो स्टॉक भी कर पाएंगे व्यापारी। स्टॉक की कोई लिमिट दी उन्होंने, कितना स्टॉक कर पाएंगे? तो इसमें विरोध का कारण क्या है? विरोध का सब बेसिक कारण यह है कि किसानों को लगता है कि उनकी जो एपीएमसी मंडियां हैं वो खत्म हो जाएगी, और न्यूनतम समर्थन मूल्य जो निर्धारित किया गया है वो खत्म हो जाएगा, और उनको सर एक कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया था पहले कृषकों को, इसलिए उनको कहीं कहीं इनसिक्योरिटी लगती है। तो इसमें सुधार के लिए सर यही उपाय है, सरकार को 2 कदम आगे बढ़ के उनसे वार्ता स्तर करके और उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, या पूरा ड्राफ्ट एक बार नया तैयार करना चाहिए। तो आपको लगता है कि वास्तव में कुछ न्यूनताएं इस कानून में रही है? आपको लगता है कुछ कमियां रही है इस कानून में? सर कानून में कमियां नहीं है, इसको लाने के जो तरीके हैं उसको थोड़ा बेहतर किया जा सकता है। अच्छा चंदा जी, हाँ अभी आप पटवारी पद पे कार्य कर रही हैं, है ना? तो महिला होने के नाते आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है? सर महिला होने के नाते विशेष कोई समस्या नहीं है पटवारी वाले जॉब में भी, क्योंकि जो समस्याएं हैं कॉमन है, पुरुषों के सामने भी वैसी ही समस्याएं आती हैं। मतलब विशेष रूप से आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना चाहेंगे कि आपको कोई समस्या? अच्छा, कोई ऐसी विशेषता है जो आपको लगता है महिला होने के नाते प्रशासन में उपयोगी सिद्ध हो सकती है? जी मैम, ये थोड़ी संसाधनों की मैम कमी रहती है। आज हम ODF की बात करते हैं और हर जगह शौचालय की बात करते हैं, जबकि कई तहसील मुख्यालय भी ऐसे हैं जहाँ अभी तक शौचालय की सुविधा नहीं है, तो इस तरह के संसाधन हमें अवश्य चाहिए। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ जैसे महिलाओं की कोई ऐसी विशेषता है जिससे आपको लगता हो कि वो प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी अगर बढ़ती है जी तो उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है जी मैम, एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में? जी मुझे लगता है मैम महिलाएं ज़्यादा संवेदनशील होती हैं
और उनमें इंटरेक्ट करने की जो क्षमता होती है वो भी ज़्यादा होती है, समन्वय का गुण बेहतरीन होता है, वो एक घर परिवार और जॉब में भी बेहतर समन्वय करती है, ठीक उसी प्रकार वो अपने जॉब में भी समन्वय करके बेहतर रिजल्ट देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा किससे भी आ सकता है संवेदनशीलता की, जैसे आप बात कर रहे हैं, तो हमें एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कई बार कड़े निर्णय भी लेने पड़ते हैं। जैसे आप कहीं गई हैं और मान लीजिए कोई अतिक्रमण किया हुआ है, अतिक्रमण मान लेते हैं उनकी मजबूरी है, कोई भी ले लेते हैं, मान लीजिए किसी ने अपनी दुकान खोल रखी है, छोटा सा ठेला चला रखा है, अब वो उनकी मजदूरी है इसलिए उनको ये अपना वहाँ ठेला रखना पड़ रहा है, वहाँ उनका परिवार भी देखती है, बच्चा रो रहा है, उसको खाना नहीं मिल रहा, इस तरह का आपको माहौल वहाँ दिखने को मिल रहा है। तो आप उस ऐसी स्थिति में क्या जो है निर्णय लेंगे, क्योंकि संवेदनशीलता हमारी हो जाता है, सहानुभूति भी उसके साथ जुड़ जाती है, लेकिन हमें वहाँ पे जो नियम है उसके अनुसार से कुछ निर्णय भी लेने हैं, तो ऐसी स्थिति को आप कैसे हैंडल करेंगी अपने? जी मैम, इसके लिए सर्वप्रथम एक 91 की रिपोर्ट बनती है मैम, P14 के तहत पटवारी की रिपोर्ट और वो लगती है, तो तहसीलदार महोदय के पास पटवारी को रिपोर्ट तो करनी होगी, क्योंकि ये उसकी ड्यूटी होती है, तो अतिक्रमण संबंधी जानकारी तो उन्हें देनी ही होगी, लेकिन तहसीलदार महोदय के पास एक पावर होता है कि वो चाहे तो ऐसे व्यक्ति जो वास्तव में जरूरतमंद है तो उनके लिए अस्थायी रूप से उन्हें आवंटित भी कर सकते हैं वो जगह जो गैर खातेदारान के रूप में होती है, उनकी सुनवाई होती है बाकायदा कि उनकी ऐसी क्या मजबूरी है या ऐसा कोई। और इसके अलावा ये है कि यदि वास्तव में वो जरूरतमंद है और वहाँ अगर उनको कब्जा नहीं दिया जा सकता है तो उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है। तो इस तरह का निर्णय लेने का करेंगे कि इस तरह से लिया जा सकता है। अच्छा, अब जैसे हम प्रशासन की बात कर रहे हैं तो प्रशासन के साथ शासन भी, गवर्नेंस जो होता है वो भी जुड़ा रहता है, तो दोनों में क्या अंतर है, क्या उपयोग ले सकते हैं या बेहतर कैसे बना सकते हैं दोनों को सम्मिलित करके? जी मैम, प्रशासन और शासन के जो मिले जुले डिसीजन होते हैं जो जनता पर इम्प्लीमेंट करने होते हैं, वास्तविक जो डिसीजन इम्प्लीमेंटेशन का कार्य होता है वो प्रशासन करता है और नीति निर्माण संबंधित कार्य होता है वो शासन करते हैं। और लेकिन सुझाव हमेशा प्रशासन के रहते हैं क्योंकि वो फील्ड से भी जुड़े हुए होते हैं और जनप्रतिनिधि है अगर शासन के व्यक्ति तो उनका भी फिर उनमें इन्वॉल्व। कई बार हमें क्या इनका जो एक गैप दिखाई देता है या दोनों के बीच एक समानता नहीं दिखाई देती कि मिलजुल के तभी सही निर्णय नहीं हो पाते। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे इन दोनों के बीच सामंजस्य बनाए रखें? जी मैम, ऐसी बातें कई बार देखने में आती है कि राजनीतिक दबाव की स्थिति आती है, लेकिन मैं इस बात से ज़्यादा सहमत नहीं हूँ क्योंकि जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनकी सामान्य सी फोन कॉल्स अगर वो करते हैं तो सामान्य से कार्य करवाने के लिए होते हैं वो जो कि लीगल कार्य होते हैं और उनके ऊपर भी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है कि लोगों ने उनको वोट दिया हुआ है तो वो कार्य जनता का प्रायोरिटी पे लेके करें और प्रशासन का कार्य वैसे ही है ही हमारी की सेवा प्रदाता के रूप में है तो उन्हें करना ही चाहिए। तो हमें अगर लीगल है तो हमें कर लेना चाहिए कार्य, कोई इशू नहीं। मैडम, आप उसी तहसील में हो जिस तहसील की रहने वाली हो, वहीं पोस्टिंग है आपका? जी सर, वर्तमान में मैं उसी में हूँ। जी। तो एक छोटा सा सवाल है आपसे कि आजकल बाल विवाह निषेध कानून बना हुआ है और आप जिस तहसील में कार्यरत हो, अक्सर और पेशतर ये देखा जाता है कि वहाँ पर बाल विवाह ही आयोजित होते हैं ज़्यादातर, और जनप्रतिनिधियों की तरफ से भी कुछ ऐसा आंख मूंदने की बात आती है कि भाई चलो देखो जो लोग हमें वोट दे रहे हैं, कभी एक बच्चे के साथ दूसरे की भी शादी हो रही हो तो नज़रअंदाज करना। लेकिन चूंकि गांव की सबसे छोटी इकाई की अधिकारी आप होती हो अपने सर्किल की, और आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी होती है कि सरकार को सूचित करो कि कहीं बाल विवाह होने जा रहा है, ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? सर, यदि मेरे सामने ऐसी स्थिति आती है तो मैं बाल विवाह का विरोध करूंगी और इसके लिए मैं रिपोर्ट बना के तहसीलदार महोदय के समक्ष जरूर पेश करूंगी क्योंकि बाल विवाह को किसी भी तरीके से सर सही नहीं ठहराया जा सकता। एक गरीब इंसान जिसके पास में 2 बेटियां हैं, जिसकी एक बेटी के लिए शादी लायक उसके पास पैसा है, वो बालिग है और दूसरी छोटी भी है और बच्चे दोनों गौना नहीं करते हैं, लेकिन वो चाह रहा है कि उसी एक ही खर्चे में दोनों बेटियों का विवाह हो जाए। ऐसे में जिस नाबालिग बच्चे की शादी हो रही है उसके परिवार की पृष्ठभूमि को देखते हुए आप क्या निर्णय लोगे? मैं सर उनको कन्विंस करूंगी कि उनकी बड़ी बेटी की शादी यदि वो करना चाहते हैं, उनके पास इतना पैसा है तो वो लगाकर कर दीजिए, और जो छोटी बेटी है उनके लिए सर ऐसी सरकार की इतनी सुविधाएं और योजनाएं चल रही हैं जिनमें उनका शिक्षा पर ध्यान दूंगी। यदि वो बच्ची पढ़ लिख कर आगे अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है, आत्मनिर्भर होती है, तो उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी पैसा खर्च करना पड़ेगा, वो अपना खर्चा स्वयं निकाल लेगा। उस क्षेत्र में आपने इतनी बच्चियों की पढ़ाई देखी है क्या उस क्षेत्र में? सर, उस आदिवासी बेल्ट में मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ जी सर, कि बच्चे आत्मनिर्भर हो जाए। अभी तक तो सर कम थी, उधर विकास कम था, तो सरकार की जो योजनाएं चल रही है उसे टीएसपी घोषित कर दिया है और इनके माध्यम से महिलाओं के सर जो नामांकन है बच्चियों का स्कूल में वो जरूर बढ़ रहा है सर, बहुत ज़्यादा।
आपके पूरे सर्किल में जो कामगार मजदूर होते हैं जिनका आजकल रजिस्ट्रेशन होता है, कौन से डिपार्टमेंट में होता है इसका? श्रम विभाग। श्रम विभाग में। आपके क्षेत्र में कुछ हुए हैं रजिस्ट्रेशन? श्रम संगठन में है सर मेरे क्षेत्र में। अगर वहाँ है तो उनके लिए भी ऐसे व्यक्ति की बच्ची, किसी मजदूर की बच्ची 1 साल पूरा जब हो जाता है उसको अरेस्टेड किए हुए, उनकी बच्चियों के विवाह के लिए प्रोत्साहन के लिए कोई योजना है आपकी जानकारी में है क्या? सर विवाह योजना है पर अभी नहीं याद। हाँ, उसमें कुछ मदद मिलती है सरकार की तरफ से ऐसे व्यक्ति की बच्ची की शादी होती है? चलिए ठीक है। तनाजाग्रस्त जगह किसको कहते हैं? तनाजाग्रस्त, आपने तनाजा तो सुना होगा जी। ये सर 2 गांवों की सीमा क्षेत्र की जो जमीन होती है उसे तनाजा। कौन से भाषा का शब्द है तनाजा? ये सर उर्दू भाषा। तो ये ज़्यादातर हम तो हिंदी भाषी क्षेत्र में रहने वाले हैं। आपके अभी तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर जो कुछ शब्द ऐसे हैं, पुलिस और रेवेन्यू दोनों में, जो अभी तक परंपरागत रूप से मुगल काल से चले आ रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण रहा है? सर ये सर्वप्रथम सेटलमेंट शेरशाह सूरी के समय से जैसे प्रारंभ माना जाता है, तो उस समय से जो शब्द प्रयुक्त किए जाते थे वो वर्तमान में भी है, किंतु वो आम जन की समझ में नहीं रहते हैं, तो मेरे ख्याल से सर इनमें बदलाव अवश्य होना चाहिए। शेरशाह सूरी के पहले भी कभी कोई चला है आपके पास? जरीबें जो हुआ करती है ना, जी तो उसमें सिकंदरी गज भी कहलाता है। जी। तो ये सिकंदरी गज कौन सा कहलाता है? ये शेरशाह के पहले था या बाद में था? सर मुझे एग्जैक्ट इसके बारे में आप इतिहास के विद्यार्थी हो इसलिए पूछ रहे हैं। जी ज़्यादा इसके बारे में नहीं पता है, जी। पर मुझे इतना पता है सर अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम सेटलमेंट करवाया था। और एक हमारे यहाँ से प्रसिद्ध राजा हुए हैं जो अकबर के 9 रत्नों में से एक भी थे, जिन्होंने सबसे पहले भूमि का जो है विभाजन करवाया और सही माने में लगान कायम की थी। उनका नाम पता है आपको? जी सर टोडर। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि आप चूँकि इतिहास के विद्यार्थी भी हो और प्रशासन की एक सबसे छोटी इकाई की मुखिया भी हो, राजनीति में आजकल जो लोग प्रवेश कर रहे हैं, कभी कभी आपके मन में भी ये व्यथा आती है कि वो राजनीति से जुड़े हुए लोग जो हैं वो सरकार के बनाए गए नियमों की पालना करवाने में अक्सर और पेशतर अवरोध पैदा करते हैं। तो वो अवरोध पैदा करने के पीछे क्या कारण है? मतलब हम लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि हम लोगों ने ऐसे लोगों को चुन लिया, हमारे अंदर कुछ कमी रही है, हम किस चीज़ को प्रोत्साहन करना चाहें कि आदमी इस बात को समझने लगे कि जनप्रतिनिधि अच्छा होना चाहिए। तो ऐसी कोई शिक्षा में भी कोई अलग से सब्जेक्ट है? जैसे आपने पब्लिक एड सब्जेक्ट लिया, आपकी हिस्ट्री सब्जेक्ट रहा है ना? तो स्कूल एजुकेशन में कुछ ऐसी बातें अभी तक कम पाई जा रही है या उनका समावेश होना जरूरी है जिससे व्यक्ति अच्छे और बुरे की पहचान कर सके? जी सर है वैसे सर शिक्षा में जो चल रहा है मताधिकार संबंधी जागरूकता वगैरह सरकार की तरफ से भी चलाई जा रही है, इसके अलावा शिक्षा में भी है, किंतु सर ये सिर्फ राजनीति में ही नहीं है। राजनीति में जो अपराधीकरण बढ़ रहा है वो कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से हो रहा है, तो ये नैतिकता का विषय है सर। मैं इसी बात पे आपको लाना चाह रहा हूँ, नैतिकता क्या है? नैतिकता सर एक उच्च नियमों और मानकों का समूह है जिसे फॉलो करना चाहिए। उससे जुड़े हुए 2-3 बातें बताओ। नैतिकता में कौन कौन से गुण आने चाहिए? ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठा। प्रैक्टिकल जब आप जॉब में हो, इनमें से कुछ चीज़ें आपके सामने बाधा बनती है या सहायक बनती है? कुछ बताइए, आप प्रैक्टिकली तौर से बताइए। जी सर कई बार सर वस्तुनिष्ठता की समस्या आती है, क्योंकि व्यक्ति वस्तुनिष्ठता हमेशा एक जगह एक जैसी नहीं रह सकती है, वो देश काल परिस्थिति के अनुसार बदल जाती है। कैसे बदल जाती है बताइए। जैसे आप देखते हैं कि हमारे गाँव के अंदर तो ऐसी कुरीतियाँ हैं कि किसी की मृत्यु भी हो जाती है तो अक्सर देखा जाता है कि 12 दिन तक जब लोग शोक के लिए आते हैं अफीम खाते हैं। जी सर ये कुप्रथा है अभी। क्या हमारे पाठ्यक्रम में इन चीज़ों को समाविष्ट किया गया है जिसमें ये बताया जाए हमारी नई पीढ़ी को कि ये अवगुण है? शिक्षा में कहीं हमारे ऐसे कोई हमारे समाज सुधारकों के बारे में आपकी जानकारी है जिन्होंने शिक्षा के अंदर इन नैतिक और धार्मिक मूल्यों के लिए बहुत ज़्यादा बल दिया? ऐसे 2-4 ऐसे उदाहरण मिलते हैं हमें, जैसे मोतीलाल जी तेजावत का हम अगर उस तरफ देखें जी। तो उनका काफी रुझान था, उन्होंने शराब निषेध, मद्य निषेध और इन सब कार्यों पर इन सब चीजों पर कार्य किया। इसके अलावा स्वामी दयानंद जी सरस्वती की शिक्षाएं हैं, स्वामी विवेकानंद जी की है, राजा राम मोहन राय जी को लेते हैं हम, बिल्कुल जो को समझ करने को। गांधी जी ने शिक्षा के अंदर किस चीज़ को ज़्यादा महत्व दिया? सर गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा को जोर दिया। क्या तात्पर्य है बुनियादी शिक्षा से? उनका आशय ये है कि शिक्षा का अर्थ साक्षर होना नहीं होना चाहिए, जबकि उनके अलावा उसमें स्वरोजगार का गुण आना चाहिए व्यक्ति में, और वो आत्मनिर्भर हो सके। तो आप में तो वो एक गुण है, जी सर। आपने अपनी शिक्षा के अलावा जो अपना शौक रखा है वो 2 तरह से आपके लिए लाभदायक था। एक तो आपकी अपनी पूर्ति हो जाती थी, दूसरा ये होता था कि आर्थिक लाभ भी होता था। जी सर। तो इंसान को बुनियादी तौर पे जागरूक करने के लिए
आप जहाँ पे कार्य कर रही हैं, जैसे आप एक जगह, चलिए इस बात को छोड़िए, आप एक जगह कहीं जा रहे हैं रास्ते में और आपने वहाँ देखा कि गांव की एक ऐसी ज़मीन है जिस पे विवाद है, उसके लिए दोनों पार्टियों के पास में उचित कागजात नहीं है, लेकिन अक्सर पेशतर उस बात के ऊपर वो दोनों वर्ग जो है आपस में लड़ाई पे आमदा हो जाते हैं। आप उसकी सूचना तो अपने अधिकारियों को देंगे, लेकिन ऐसे मामले में क्या क्या कानूनी कार्रवाई कौन सी होनी चाहिए जिसकी वजह से दोनों उस जगह पर न जाए, लड़े नहीं, तो उसको अभिरक्षा में लेने का कोई कानून है क्या? सर्वप्रथम तो मैं ये जानने का प्रयास करूंगी कि वो जमीन राजस्व रिकॉर्ड में किस रूप में दर्ज है। ठीक है, तो उसके अनुसार उसका आइडिया लग जाएगा कि वो वास्तव में है किसकी। यदि वो किसी खातेदार की है तो उनको वो दे दी जाएगी, और यदि वो नहीं है तो फिर सर वो वीराना में उसको खाली करवा दिया जाएगा। जब तक फैसला न हो तब तक के लिए आपस में कानून व्यवस्था खराब न हो, उसके लिए उस जमीन के लिए आप क्या करोगे जो विवादित भूखंड है? उसका सर उपखंड अधिकारी महोदय से स्टे हो सकता है। किस धारा के तहत? 145 CRPC में नहीं करते अपन, 145 में रिसीवर नहीं बनाते। ऐसी जगह होगी तो वहाँ बनाएंगे। चंदा, आप कौन सी सर्विस में जाना चाहते हैं? सर मैं RS में करना चाहती हूँ। ऐसा क्यों? सर ये राज्य की अपेक्स सर्विस है, और इसके अलावा मैं वर्तमान में जिस जॉब में हूँ वो एक डायरेक्ट इससे जुड़ी हुई है, और मैं जिस परिवेश से बिलोंग करती हूँ वहाँ इसकी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी नहीं, है। अगर आप महिला हैं और अगर आपको RPS में सेलेक्ट किया जाता है तब आपका निर्णय क्या होगा? सर मैंने सेकंड चॉइस के रूप में RPS भी फिलअप किया है, और मैं RPS की तरफ से आकर्षित हूँ, लेकिन मेरी प्रथम प्रायोरिटी RS है। आपको RS बना दिया जाता है और आपकी पोस्टिंग जो है हम गोगुंदा में ही कर देते हैं। महिलाओं के उत्थान के लिए कौन सी स्कीम्स पे आपका फोकस रहेगा? मेरा सर महिलाओं से संबंधित सर्वप्रथम शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान रहेगा, क्योंकि वहाँ पर स्वास्थ्य का स्तर बहुत ही- स्कीम बताइए आप, इस कौन सी योजना पे आप काम करेंगे? जी सर, एक महिला समृद्धि योजना से संबंधित है, शुभ लक्ष्मी योजना है, और डिपार्टमेंट के साथ बताइए, कौन से डिपार्टमेंट की कौन सी योजना? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से है, जिसमें महिला बाल विकास विभाग की है, जिसमें ये राज्य विभाग और मंत्रालय अलग अलग होते हैं, आप एक्यूरेट बताइए कि ये विभाग होगा और ये योजना होगी जिस पे आप काम करना चाहेंगे। महिला एवं बाल कल्याण विभाग। सर मिश्रा याद है। नहीं, आप टाइम लीजिए। महिला और बाल कल्याण विभाग होता है या महिला एवं बाल विकास विभाग होता है? महिला एवं बाल कल्याण विकास विभाग। ऐसा होता है? सर माफ कीजिए मैं। चलिए, आपने ये घड़ी जो पहन रखी है, ये कौन सी घड़ी है? ये सर स्मार्ट वॉच है। ऐसा क्यों है? इसमें क्या नया है? इसमें सर यदि हम कोई फोन कॉल्स भी आता है तो इसमें देख पाते हैं। इसके अलावा इसमें समय के साथ साथ तिथि, तारीख और वार भी शो होता है। बस इतना ही फ़ायदा है? इतना ही फ़ायदा है इसका? नहीं, इसमें और भी है सर, हार्ट बीट भी चेक करती है हम, अगर कोई योगा वगैरह करते चलिए हैं। ठीक है, शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट।